सो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। सो आज की इस क्लास के अंदर हम बात करते हैं अपनी क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग की एक वन शॉट वे के साथ। जिस तरीके से हमने अपनी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के दो चैप्टर्स को एक वन शॉट वे में समझा, एक ही वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने जाना, ठीक वैसे ही अपनी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की सीरीज को हम शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में प्लानिंग से शुरुआत करते हैं और प्लानिंग के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स को एक वन शॉट वे के साथ ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि हम एक वन शॉट वे काम कर रहे हैं, तो वन शॉट वे के साथ इस चैप्टर में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स को हम एक साथ एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से सभी इंपॉर्टेंट चीजों पर, सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं और अपने इस चैप्टर को पक्का कर लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्लानिंग हमारे चैप्टर का नाम है और प्लानिंग से हम क्या समझते हैं? योजना बनाना। और आप खुद सोचो कि योजना जो बनाई जाती है वो कब बनाई जाती है? अपने काम को करने से पहले। जब हम अपने काम को करने से पहले कोई योजना बना लेते हैं तो उसके अंदर गलतियां होने के, उसके अंदर कमियां होने के, उसके अंदर कुछ भी वेस्टफुल एक्टिविटी, ओवरलैपिंग होने के चांसेस कम रहते हैं। तो यहां पर हमारे लिए प्लानिंग एक बहुत ही इफेक्टिव रूप से काम करती है। या आप माइंड में हमेशा कैप रखना कि प्लानिंग इफेक्टिव रूप से कार्य करती है बिजनेस के लिए भी एंड एज वेल एज नॉन बिजनेस एक्टिविटीज के लिए भी। यानी कि आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड आल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिनका लेना देना पैसों से होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनका लेना देना पैसों से नहीं होता। तो यहां पर जिनसे हम बिजनेस कर रहे हैं उन एक्टिविटीज के अंदर भी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिनके अंदर हम बिजनेस नहीं कर रहे, लाइक हमारे घर में कोई शादी है, हम बजट तैयार कर रहे हैं या कुछ और भी, तो उसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर भी यूजफुल रहता है। तो यहां पर हम प्लानिंग को जरा समझते हुए चलते हैं। तो प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड द विद इट स्टार्ट द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि प्लानिंग हमारा क्या है? एक बेसिक फंक्शन है जो हर जगह यूज होता ही होता है और साथ ही साथ ये अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जैसे कि आप लोग जानते हो, पहले हमारा प्लानिंग आता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है, फिर डायरेक्टिंग आता है, फिर कंट्रोलिंग आता है। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। इसमें सबसे टॉप पर जो रहता है ना, वो क्या रहता है? प्लानिंग ही रहता है। स्टाफिंग आता है, सॉरी ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग आता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। तो ये जो हमारे 4-5 हमारे फंक्शंस होते हैं, इसमें सबसे टॉप पर क्या रहता है? प्लानिंग ही रहता है। तो प्लानिंग हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो सबसे ज्यादा सोचने का काम करता है। इसका मतलब क्या है? इट रेफर टू थिंकिंग बिफोर हैंड। यानी काम को करने से पहले हम सोचते हैं। क्या सोचते हैं? व्हाट इज दिस? अंडर दिस इट इज डिसाइड। हम क्या करते हैं भाई? हम ये सोचते हैं कि भाई क्या करना है। पहले व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है। और दूसरी बात क्या सोचते हैं? हाउ इट्स टू बी डन, यानी कि कैसे करना है। व्हेन इट्स टू बी डन, कब करना है। बाय whom इट्स टू बी डन, यानी कि किसके माध्यम से करना है। आगे बात समझ में? तो प्लानिंग हमने पूरा समझा। प्लानिंग क्या है? एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये रेफर करता है थिंकिंग को जो काम से पहले की जाती है। इसमें हम क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं? व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इट्स टू बी डन एंड बाय whom इट्स टू बी डन। तो ये हमारे कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस यहां पर आता है। अच्छा, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस भी रखता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप सभी चैप्टर को समझते हुए चलोगे तो आपको ना लास्ट में रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है। मान लो जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं पूरी तरीके से आपने समझा, एक बार बुक रीड कर ली, लास्ट टाइम सिर्फ बुक रीड करी और पेपर देने चले गए, सारी चीजें आपके माइंड में कैप्टेड हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो हमने क्या देखा भाई? प्लानिंग, ये सब चीजें हैं। तो प्लानिंग का भाई कुछ ना कुछ प्रोसेस तो होता है। इस प्रोसेस को मत देखो, इस प्रोसेस को मत देखो। जो आप अपनी डेली लाइफ में या किसी काम को करने में जो योजना बनाओगे उसको याद करो। जैसे मान लो कि आपने डेली ये कहा कि भाई मैं ना 8 घंटे पढ़ूंगा, 7 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे पढ़ूंगा। हालांकि ये मैटर नहीं करता, आप पढ़ जितना भी रहे हो, जितने भी घंटे पढ़ रहे हो, वो कितने इफेक्टिव तरीके से पढ़ रहे हो, ये मैटर करता है। बट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपने प्लान बनाया मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, तो पहले आपने क्या किया? अपना सेटिंग ऑब्जेक्टिव बनाया, यानी कि आपने अपना ऑब्जेक्ट को सेट किया। पहला प्रोसेस आ जाता है हमारे पास। हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो जैसा हमारा पास प्रोसेस है अपने डिसीजन को मेक करने का, प्लानिंग एक फर्स्ट स्टेप है, पहली सीढ़ी है। तो उसको भी करने के हमारे पास कुछ प्रोसेस आते हैं। तो पहला हमने क्या देखा? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपकी जो स्टैंडर्ड्स है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, उसको आप सेट कीजिए। आपने उसको सेट किया। डेवलपिंग प्रीमिसेस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने टारगेट बनाया कि मैं डेली 8 घंटे पढ़ूंगा। उसके बाद आपको 8 घंटे पढ़ने के लिए जिस जिस चीज की जरूरत है वो चीज आप पहले डेवलप करो। मुझे टेबल की जरूरत है, फोन की जरूरत है, लैपटॉप की जरूरत है, टैब की जरूरत है, किताबों की, पेन की, पेंसिल की, मार्कर की, हाईलाइटर की।
ये क्या है? जो आपके पास चीजें हैं पहले उनकी अवेलेबिलिटी चेक करो कि मेरे पास अभी क्या है, मैं उन चीजों के माध्यम से क्या नया कर सकता हूं, या फिर कितनी डेवलपमेंट मैं कर सकता हूं, कितना इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी मैं कर सकता हूं। तो डेवलपिंग प्रीमिसेस, जो चीजें आप पर हैं उसको डेवलप करो। फिर आता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ये ध्यान रखना। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि डेवलपिंग प्रीमिसेस अपने जो यूजफुल रिसोर्सेज हैं, जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, उनको भी डेवलप करने की बात हो रही है, और जो रिसोर्सेज हमें बाहर से चाहिए उसको भी मेजर करने की यहां बात हो रही है कि क्या चीजें मेरे पास हैं और क्या चीजें मुझको चाहिए जिससे मैं अपनी इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई कर सकूं। आगे बात समझ में। अब यहां पे आ जाओ, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब हमने प्लान बना लिया कि भाई मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, मैंने देख लिया कि जिस जिस चीज की मुझे जरूरत है उसमें से कुछ मेरे पास है, कुछ नहीं है, तो मैं खरीद लूंगा। अब किसी भी काम को करने के मल्टीपल मेथड होते हैं। कितने होते हैं? मल्टीपल मेथड होते हैं। अब आपने 8 घंटे की स्ट्रेटेजी बनाई, बट आप उन 8 घंटों को किस तरीके से पढ़ोगे? इसका मतलब कि आप 8 घंटे लगातार पढ़ोगे, या उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ोगे पूरे दिन में, या फिर 8 घंटे आप पूरी रात पढ़ोगे, या फिर 8 घंटे आप दिन में पढ़ोगे, कॉलेज के बाद पढ़ोगे, ट्यूशंस के बाद पढ़ोगे, क्लासेस के बाद पढ़ोगे। दे आर मल्टीपल वेज। तो यहां पे हमारे पास किसी भी काम को करने के जो बहुत सारे रास्ते होते हैं, उन बहुत सारे रास्तों को पहचानना कि कौन कौन सा रास्ता मेरे घर को, मेरी मंजिल तक जाता है। तो आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, बहुत सारे रास्तों में से, भाई रास्ते तो बहुत सारे हैं, उन बहुत सारे रास्तों में से पहचानना कि ये मेरे उद्देश्य को प्राप्त करने में मेरी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो आपने क्या करा? आइडेंटिफिकेशन का काम किया। उसके बाद आपने कहा कि भाई मेरे पास ना 3 मेथड है। 3 मेथड मतलब कि मैं रात में भी पढ़ सकता हूं, दिन में भी पढ़ सकता हूं, और मैं अपने समय को तोड़ तोड़ कर ही पढ़ सकता हूं। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम, इस तरीके से भी। अब हम ना, ये जो हमने रास्ते चुने, ये हमने 3 रास्ते चुने, इन तीनों रास्तों में से हमें एवोल्यूशन करना है। इसका मतलब अब इन तीनों में से हमें वोट करना है कि कौन सा बेस्ट है। जैसे मान लो कि हमने क्या करा था, भाई हमारे घर जाने के रास्ते हैं 8, उदाहरण के तौर पर, और मैंने उन 8 रास्तों में से चुने 5 जो कम समय लगाते हैं मेरे घर तक मुझको पहुंचाने में। अब उन 5 रास्तों में से भी मुझे वोट करना है कि कौन सा रास्ते के माध्यम से मैं अपने ऑब्जेक्ट को इफेक्टिवनेस के साथ, इफिशियंसी के साथ और टाइम को बचाते हुए करूं। समझ रहे हो ना? तो यहां से एवेल्यूट करते हैं जिन रास्तों को हमने चुन लिया है, यानी कि एवेल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स। फिर आता है हमारे पास सिलेक्शन एंड ऑल्टरनेटिव। अब मान लो कि मैंने इन 5 में से फिर एवेल्यूट किया और मैंने 3 रास्ते निकाल लिए कि भाई ये 3 बेस्ट है। अब इन तीनों में से आप तीनों तो कर नहीं सकते, तो इनमें सिलेक्शन ले लो कि अब मुझे क्या सेलेक्ट करना है। ये 3 वे मेरे लिए बहुत बेहतरीन है, तो इन तीनों में से मैंने कोई अपना घर का रास्ता चुन लिया, तो सिलेक्शन एंड ऑल्टरनेटिव, इतना खत्म। इसके बाद क्या करते हैं, हमने सारे काम कर लिए, इसके बाद हम अपने प्लान को इंप्लीमेंट करते हैं, यानी जो हमने पढ़ने के लिए सोचा था वो हम पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, और जो हमने स्टैंडर्ड्स बनाई थी, स्ट्रेटेजी बनाई थी, अपने एक तरीके से हमने अपने कैटेगरीज बनाई थी, भाई मैं ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, तो उसको एक्शन में लाना, यानी कि फॉलो अप एक्शन, फॉलो करना उन सब चीजों को। तो इसमें कोई दिक्कत रही? बहुत आसानी से आपको डेली बेसिस की लाइफ से समझना है। पहले देखो, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, किसी भी काम को करने से पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम डेवलपिंग प्रीमिसेस करते हैं, यानी कि अपनी चीजों को डेवलप करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अपनी चीजों को डेवलप कर लिया कि मुझे किस चीज की जरूरत है और क्या चीज मेरे पास है, फिर उस काम को, यानी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए फिर हम देखते हैं भाई कैसे कैसे किया जाना है, यानी कि हाउ इट्स टू बी डन। तो हमने क्या देखा भाई, यहां पर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब मैंने ये देख लिया कि हाउ इट्स टू बी डन। अब मैंने कई सारे रास्ते चुने अपने काम को करने के, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के। फिर मैंने उसमें से भी एवेल्यूट करा, इन द सेंस मैंने एवेल्यूटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फिर मैंने उसमें जो एवेल्यूट करा, जो चीज मेरे पास आई, फिर मैंने उसमें सिलेक्शन किया, सिलेक्शन एंड ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फिर मैंने ये सारा मेरा काम हो गया, मैंने चुन लिया भाई मैं इस रास्ते से घर जाऊंगा, इस रास्ते से अपनी मंजिल पर जाऊंगा, इस रास्ते से अपने सक्सेस हो जाऊंगा। तो यहाँ पे इस रास्ते को चुनने के बाद उस पर कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलरिटी के साथ और अपने प्लान के साथ काम करना, यानी इंप्लीमेंट द प्लान। एंड लास्ट वन इज फॉलो अप एक्शन। तो दिस इज योर प्लानिंग प्रोसेस। सो फाइनली हमने कवर किया। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, यहां पे ना हमने प्लानिंग को समझा और प्लानिंग के कुछ प्रोसेस के बारे में जाना। अब हम ये समझते हैं कि टाइप्स भी कुछ होते हैं इनके। तो टाइप्स ना बुक में दे रखा है, पहले ये, फिर ये, फिर ये। मैंने इसको सीक्वेंस के हिसाब से मेंटेन किया है, जिससे आप तीनों को बहुत अच्छे से समझने वाले हो। पहला हमारे पास आता है स्टैंडिंग प्लान। सो व्हाट इज दिस? क्या है ये स्टैंडिंग प्लान? तो स्टैंडिंग प्लान हम उन प्लान्स को कहते हैं जो कुछ समय तक चलते हैं, जो कुछ समय तक चलते हैं, जैसे कि सम पीरियड ऑफ टाइम।
कुछ समय तक जो प्लान चलने वाले हैं उनको हम स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कि आपने अपने बिजनेस को चलाने के लिए कोई पॉलिसी बनाई, कोई प्रोसीजर बनाया, कोई मेथड चुना या कोई रूल चुना, वो जिंदगी भर नहीं चलने वाला, कुछ समय तक चलेगा। जब तक आप अपना वो उद्देश्य अचीव ना करो, जब तक आप अपने वो स्टैंडर्ड्स अचीव ना करो, जब तक आप अपने एक्शंस को फॉलो ना करो, तो ये कुछ समय तक चलने वाले प्लान को हम क्या कहते हैं? स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सिंगल यूज प्लान। तो सिंगल यूज प्लान, जैसे इसके नाम से हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है, फॉर अ वन टाइम, सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज होने वाला प्लान। सर इसका मतलब जैसे कि आपके घर में प्रोग्राम हो रहा है ना, आपने अपने बहन की शादी को मैनेज करने के लिए जो प्लानिंग बनाई, उस प्लानिंग को आप हमेशा थोड़ी चलाओगे या जिंदगी भर थोड़ी चलाओगे। वो तो एक प्रोग्राम के लिए बनी थी, सो हो गया प्रोग्राम तो खत्म। तो प्रोग्राम हो गया, आपके घर का बजट हो गया, हर महीने नया बनता होगा, हमारे देश का भी नया बनता है, तो बजट तैयार हो गया, कोई प्रोजेक्ट हो गया। यानी कि कहने का मतलब यह है, ऐसी प्लानिंग जो सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज हो और उसके बाद उसका कोई यूज ना हो, एक बार यूज कर लिया, उसका काम हो गया, खत्म बात। ठीक है, तो ये सिंगल यूज प्लान होता है। अब हम बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी की तरफ, जिसका नाम है नीदर स्टैंडिंग एंड नॉट सिंगल यूज प्लान। अब मैंने इसको लास्ट में क्यों समझाया है, क्योंकि इसको समझने से पहले हमें अपने पहले ऊपर वाली दो कैटेगरीज को आना चाहिए। हमने जान लिया है कि सर स्टैंडिंग प्लान का मतलब आपने बताया कि कुछ समय तक चलने वाले प्लान्स, जैसे कि पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स वगैरह। अब आपने सिंगल यूज प्लान बताया, हमने ये भी जान लिया कि जो एक दफे यूज हो उसके बाद यूज ही ना हो, जैसे कि प्रोग्राम हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, बजट हो गया। अब ये तीसरी कैटेगरी जो आप बता रहे हो, उसका नाम में लिख रहा है कि ना तो ये स्टैंडिंग प्लान है और ना ही ये सिंगल यूज प्लान है, मतलब ये दोनों में से कोई प्लान है ही नहीं। तो ये क्या प्लान है? तो इस प्लान की कैटेगरी को हम गाइडेंस कैटेगरी भी जानते हैं। ठीक है भाई, तो पूरी प्लानिंग, यानी कि पूरी प्लानिंग की जो डेवलपमेंट है, स्ट्रेटेजी है, स्टैंडर्ड्स है, वो कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। ठीक है भाई, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ लेवल्स होते हैं। मोस्टली तीन को हम पढ़ते हैं। तो जो हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो सिर्फ गाइडेंस कैटेगरी होती है, यानी कि मिडिल लेवल या थर्ड लेवल या फंक्शनल लेवल या ऑपरेशनल लेवल, जो अलग अलग नाम आपकी बुक्स में गिवन है, उसको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में लाने के लिए, उस पर काम करने के लिए और उस पर इफेक्टिव रूप से समय बचाते हुए सभी कार्य को करने के लिए एक प्लान बनाता है। तो यहां पर नीदर स्टैंडिंग प्लान एंड नॉट सिंगल यूज प्लान एक ऐसे प्लान कंसिस्ट करता है जो सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडेंस देता है आपके काम को इफेक्टिव रूप से करने के लिए। उदाहरण के तौर पर मैं ले लिया ऑब्जेक्टिव, मैंने ले लिया स्ट्रेटेजी। सीधी बात है कि भाई आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाई, जो स्ट्रेटेजी बनाई, वो आपने गाइडेंस करी, यानी कि आपने कम्युनिकेट कर दी टू ऑल लेवल्स, एम्प्लॉइज टू ऑल लेवल्स, मैनेजर टू ऑल लेवल्स ऑफ कैटेगरी इन द कंपनी। तो यहां पे दैट टाइप ऑफ प्लान आर प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट। सीधी बात है, खत्म। तो हमने अब तक क्या क्या जान लिया? प्लानिंग डेफिनेशन, प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लान। अब हम समझ लेते हैं कुछ फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंस एंड कुछ लिमिटेशंस। तो मैंने ना जब इसको पढ़ा तो मैंने देखा भाई फीचर्स से ही आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस निकलती है। तो फीचर एंड इंपॉर्टेंट में से कोई एक पढ़ लो, इनफ है। वो आपको इंपॉर्टेंस भी बनाकर देगा, वो आपको फीचर्स भी बनाकर देगा। जैसे कि हमारे पास आता है फीचर्स में से, या इंपॉर्टेंस आप कह लीजिए, तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस भी लिख देता हूं। तो प्लानिंग, फोकस एंड अचीविंग ऑब्जेक्ट। प्लानिंग एक ऐसा काम है जो आपको फोकस करवाता है अपने अचीविंग ऑब्जेक्ट पर। जैसे कि प्रोसेस से समझते हैं कि मान लो मैं ना ये वाला प्रोसेस ना करता, मैं ये वाला प्रोसेस नहीं करता, मैं प्लान नहीं बनाता कि भाई मुझे कब कब पढ़ाई करनी है, मुझे खुद नहीं पता, जब मन करेगा जब बैठ जाऊंगा। आपने डेवलपिंग प्रेमिसेस भी किया, आपने सब काम किए, परंतु मैं आपको बताऊं कि जब आप प्लान नहीं बनाते ना, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, फिर आपका मन हर रास्ते पर जाने का करता है, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है, आपकी एक्टिविटी वेस्ट होती है, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, आपकी मनी वेस्ट होती है। तो यहां से हम क्या जान पाएंगे कि प्लानिंग की लिमिटेशंस तो हमने यहां से बना ली, है ना। सॉरी, प्लानिंग के फायदे तो हमने यहां से बना लिए कि प्लानिंग लीड करता है सक्सेस को, प्लानिंग लीड करता है रेगुलरिटी को, प्लानिंग लीड करता है आपकी कंसिस्टेंसी को। तो यहां से हम क्या जान पा रहे हैं कि प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्ट। तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन है ना, डिस्ट्रैक्शन, इन सभी डिस्ट्रैक्शन को वो साइड रखता है और आपके ऑब्जेक्ट के बीच में एक रास्ता बनाता है। आपके ऑब्जेक्ट, आपके प्लान, आपके गोल के बीच में एक रास्ता बनाता है कि भाई हमारे तुम्हारे बीच में कोई भी नहीं है। जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है वो आपने सिलेक्शन के अंदर, ऑल्टरनेटिव के अंदर, एवेल्यूट के अंदर, इंप्लीमेंट के अंदर सब हटा दिए, उसको बार बार मत लाओ। तो आपने क्या बनाया यहां से?
फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्ट, ये आपका फीचर भी बन सकता है, इंपॉर्टेंस भी बन सकती है। प्लानिंग इज परवेसिव, यानी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया क्लास की कि प्लानिंग हमारा क्या है, एक परवेसिव फंक्शन है, यानी कि इसको बिजनेस एक्टिविटीज भी यूज करती हैं एंड आल्सो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज भी यूज करती हैं। बिजनेस एक्टिविटी मतलब सर, जैसे मान लीजिए हमारे घर के अंदर कोई बिजनेस है और वो बिजनेस को चलाने के लिए, इफेक्टिव तरीके से सेल बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए हमने प्लान बनाया। तो प्लान तो हमने बिजनेस में ही बनाया। हमारे घर में कोई बजट बन रहा है, कोई शादी का प्रोग्राम है, तो उसको मैनेज करने के लिए सभी बंदों का हम काम पहले बता देते हैं, भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, इतना पैसा है, इतना खर्च करना है, इतना दे दिया, उतना देना है। तो ये सारी चीजें तो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज भी यूज करती हैं। तो प्लानिंग केवल और केवल एक बिजनेस की कैटेगरीज पे अप्लाई नहीं होता, दे आर परवेसिव। फिर आता है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। सीधी बात है कि वो आपके और आपके गोल के बीच में एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सभी डिस्ट्रैक्शंस को रिड्यूस कर रहा है। अब प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि प्लानिंग जो है ना, वो आपके बेवजह के रिस्क को भी हटा देता है। बेवजह का रिस्क कब आएगा, जब आप प्लानिंग नहीं बनाओगे, और जब प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो हमारे पास जो बहुत सारे रास्ते हैं हमारे घर पर जाने के लिए, उसमें जो हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिस्क है जिसकी जरूरत हमें नहीं है, वो भी हम झेलेंगे। तो यहां पर जो बिना वजह के रिस्क है, बिना वजह के लॉसेस हैं, ये उसको भी क्या कर देता है, हटा देता है। एंड ओवरलैपिंग ऑफ वर्क एंड वेस्टफुल एक्टिविटी आल्सो रिड्यूस, या रिड्यूस तो मैंने लिख ही रखा है पहले से ही, तो आप ये ध्यान रखना कि ये आपके अनसर्टेनिटी रिस्क को भी हटाता है, आपको ओवरलैपिंग करने से भी बचाता है, और साथ ही साथ ये आपकी वेस्टफुल एक्टिविटीज को भी रिड्यूस करता है। क्योंकि जब आप पहले से प्लान बना लोगे तो आपको ये पता है व्हाट इज टू बी डन, how it's to be done, when it's to be done and by whom it's to be done। तो ये आपको पहले से ही पता है, तो ओवरलैपिंग तो होने की नहीं। और जब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो आपकी जो वेस्टफुल मनी होने वाली है वो भी बच जाएगी। सही बात है नहीं? तो यहां पर क्या देखा हमने, फीचर्स भी देखी, इंपॉर्टेंस भी देखी, और मैं अब इतना जानता हूं कि आपने इतना पढ़ लिया, अब आप खुद से इसकी इंपॉर्टेंस मुझसे ज्यादा बना सकते हैं। ठीक है जी। इसकी लिमिटेशंस की बात करूं तो प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग टेक द ह्यूज कैपिटल, यानी कि भाई सब प्लानिंग बनाने के लिए हमें कैपिटल की भी जरूरत होती है। और साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि प्लानिंग लीड्स टू रेजिडिटी, है ना, ये कुछ 3-4 आपकी लिमिटेशंस है, आप इसको बना सकते हो, प्लानिंग लीड्स टू रेजिडिटी। और ये भी हो सकता है कि भाई प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी, क्योंकि आप पहले प्लान बना रहे हो, आपको पहले स्टैंडर्ड बना लिया आपने और पहली चीजें आपने कर ली, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है जो बीच बीच में जागेगी वो नहीं आ पाती। प्लानिंग में नोट वर्क इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट, आप ये भी लिख सकते हो कि प्लानिंग जो है वो आने वाले समय के अंदर जो एनवायरनमेंट होने वाला है उसका एक एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगाता। इसका मतलब कि यहां पर जितना भी हम प्लानिंग का पढ़ रहे हैं वो सब क्या है, हमारा फ्यूचरिस्टिक है। क्या है बेटा, फ्यूचरिस्टिक्स वर्क है। तो फ्यूचरिस्टिक्स हमारा ये वर्क है, यानी कि आने वाले समय में जो हुआ नहीं है उसको हमने सोचा है, और उसको सोचकर हमने अपने आप को डेवलप किया है, अपने आप को फिट किया है, ताकि हम उस समय को झेल सके। सही बात है। परंतु अगर उस समय के विपरीत ही समय हो गया, जैसे मान लो आपने देखा था कि आने वाले 5 सालों के अंदर सरकार नहीं बदलेगी, परंतु आने वाले 5 सालों में सरकार बदल गई, इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा हमारे बिजनेस के ऊपर। तो प्लानिंग जो है ना वो डायनेमिक एनवायरनमेंट के अंदर काम नहीं कर पाता, बट प्लानिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, एज पर सिचुएशन, एज पर टाइम आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये आपकी कुछ लिमिटेशंस आप यहां से क्रिएट कर सकते हैं। 4-5 याद करके जाइएगा, तो खुद याद हो ही जाएगी, अब हो ही गई मैं जानता हूं। ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया, तो होपफुली सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट हाँ, अब भी किसी टॉपिक में या किसी पॉइंट में कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर भी बता सकते हैं, और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जो भी आप डाउट पूछेंगे मैं कंप्लीट तरीके से उसी दिन उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, सभी चैप्टर्स को पहले पढ़ा दिया है हमने, एक वन शॉट वे के साथ हम दोबारा पढ़ा रहे हैं। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, या और भी इसके अलावा जो हम चैप्टर्स पढ़ा चुके हैं जो आने वाले पार्ट बी के अंदर है, पार्ट बी मतलब फाइनेंशियल मार्केट वगैरह, तो इसमें फाइनेंशियल डिसीजन वगैरह, तो इसके अंदर आपने जो चैप्टर्स नहीं पढ़े वो भी आप बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी तरीके से अपने एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड वन शॉट वे के साथ। थैंक यू।